शीट। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम वापस एक वीडियो बना रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रॉयल ऑर्चिड होटल्स। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी रॉयल ऑर्चिड होटल्स पे एक रिसेंट सेबी ऑर्डर आया है एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज। ओके, सो इस वीडियो में हम ये दो एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सेबी ऑर्डर के साथ। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सेबी के ऑर्डर्स को इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेबी के ऑर्डर्स को पढ़ा कैसे जाता है। हाउ टू रीड द सेबी ऑर्डर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड अगर आपको नहीं पता हो तो आप सेबी की वेबसाइट पे जाके sebi.gov.in वहाँ पे जाके अगर आप लीगल के अंदर एनफोर्समेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्डर्स ऑफ चेयरमैन, डायरेक्टर्स, होल टाइम मेंबर्स, ठीक है, या फिर सैट एंड सेबी, इन सब के ऑर्डर्स दिखते हैं। तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल देयर एंड फाइंड आउट। And if you guys have interest in forensic analysis and investigations, corporate governance issues, तो आपको सेबी के ऑर्डर्स रेगुलरली पढ़ते रहने चाहिए टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड द मार्केट्स। ओके, सो बेसिकली ये जो सेबी का ऑर्डर आया है ये अभी रिसेंटली आया है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि ये इंटरिम ऑर्डर है। दिस मीन्स कि यहाँ पे फाइनल ऑर्डर इज स्टिल पेंडिंग। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड और एक ये शो कॉज नोटिस है। शो कॉज नोटिस बेसिकली कंपनी को यहाँ पे शो कॉज नोटिस दिया गया है एंड टू रिप्लाई, कंपनी को यहाँ पे रिप्लाई करना है। शो कॉज नोटिस का मतलब ये है। चलिए यहाँ पे मैं क्विक बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो ये जो ऑर्डर है सेबी का, ये बेसिकली मार्च 2022 के टाइम पे इन्होंने इवेंट किया था, उसके कारण हुआ है। ओके, सो कंपनी ने बेसिकली क्या किया था, ROHL जो कि रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड है, ठीक है, यहाँ पे उनके पास एक सब्सिडरी थी, ठीक है, जिसका नाम था KSDPL। ओके, तो वो सब्सिडरी को पहले अकाउंटिंग की जा रही थी एज अ सब्सिडरी। नाउ ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, उसको यहाँ पे क्या किया गया, जो ROHL था उसने अपनी एक सब्सिडरी KSDPL को, ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द बोर्ड ऑफ द KSDPL, दे रिकॉग्नाइज इट एज नाउ एसोसिएट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है स्पेसिफिकली, इस एंट्री के कारण, इस इवेंट के कारण KSDPL की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डी रिकॉग्नाइज किया गया और एसोसिएट को रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे जब आप सब्सिडरी एक तरीके से आप बेच रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत कम वैल्यू, बहुत कम कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज हुई हुई थी, उसको जब आप बेच रहे हो तो आपका यहाँ पे एक्सेप्शनल प्रॉफिट आता है। और उस एक्सेप्शनल प्रॉफिट के कारण क्या हुआ, कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम्स था वो 83% से इंक्रीज हो गया एंड ओवरऑल द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑल्सो इंक्रीज बाय अराउंड 168%। ओके, तो यहाँ पे जो सेबी बोल रहा है कि अगर यहाँ पे उस तरह का इवेंट नहीं होता, ओके, सेबी इज व्हाट एग्जैक्टली ट्राइंग टू से हियर इज कि आपको वो जो KSDPL था वो आपकी आज भी सब्सिडरी ही है। ओके, ड्यू टू सर्टेन फैक्टर जो अपन एनालाइज करेंगे इन डिटेल। तो आप अगर वो नहीं करते तो आपके जो प्रॉफिट्स थे, जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स आपने गेन किए हैं, वो नहीं होते। ओके, तो इन सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं सादी भाषा में, यहाँ पे क्या है, कंपनी का FY22 का जो प्रॉफिट था करीबन 26 करोड़ के आसपास था। ओके, इसमें से 23 करोड़ रुपीस इज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्शनल गेन ऑफ KSDPL सेलिंग। ओके, अगर ये नहीं होता, ओके, 23 करोड़ नहीं होते तो कंपनी का प्रॉफिट होता 3 करोड़। ओके, तो 3 करोड़ का यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट दिखाती विज़ लॉस ऑफ 40 करोड़ रुपीस इन FY21। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी ओवरऑल ये बोल रहा है कि आपने मिसलीड और मिस स्टेटमेंट किया है फिनेंशियल्स के अंदर। ओके, जिसके कारण आपके प्रॉफिट 166% बढ़े एंड शेयर प्राइस में भी इंक्रीज देखने को मिला। एंड द सेबी सेइंग कि आपको ये रिकॉग्निशन है जो आपके गलत है उसको आपको रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट करना है, इंक्लूडिंग इन FY22 एंड FY23। चलिए अब अपन इसको डिटेल में जानते हैं ऑर्डर क्या होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पहले आपको प्रिलिमिनरी यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह बताया जाता है किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है, जैसे इन लोग ने ना NSE से भी रिपोर्ट मांगा था तो NSE का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपनी ने वो बताया कि यहाँ पे इन्होंने 2007 में एक MOU साइन किया था जहाँ पे KSDPL को बोला था और प्रमोटर्स, KSDPL एंड प्रमोटर्स और रॉयल ऑर्चिड के बीच में एक MOU साइन हुआ था जहाँ पे इनको ये बताया गया था कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ होटल अंडर रॉयल ऑर्चिड ब्रांड यहाँ पे जयपुर के अंदर मैनेज किया जाएगा बाय KSDPL। ओके, तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, KSDPL के अंदर टैम्बी ग्रुप, ओके, विच इज ऑल्सो द प्रमोटर्स ऑफ ROHL एंड ROHL इटसेल्फ ओन्स 50-50% स्टेक ईच। ओके, तो बेसिकली आपको लगेगा ये JV है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि KSDPL यहाँ पे बेसिकली KSDPL के बोर्ड के अंदर ROHL के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स थे, इसलिए उसको यहाँ पे सब्सिडी अकाउंट फॉर किया गया। टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे अगर अपन देखें
KSDPL में यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो फाइव डायरेक्टर्स थे, ठीक है, उसमें से 3 यहाँ पे नॉमिनेट किए गए ROHL द्वारा और यहाँ पे 2 नॉमिनेट किए गए तांबी ग्रुप द्वारा। ओके, इसके कारण यहाँ पे सिंस दे हैव अ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स दे कैन मेक अ सिग्निफिकेंट एंड मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस में आप चेंज ला सकते हो, आपका मेजोरिटी वोटिंग पावर है, तो उसको सब्सिडरी अकाउंट फॉर किया गया। ओके, ना इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या हुआ, मार्च 2022 को यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। सिंस यहाँ पे अब डायरेक्टर 7 हो गए, जिसमें से अब के ROHL के पास के जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर जो केवल 3 रह गए, जो कि मेजॉरिटी से कम है। ROHL हैड नो पावर, ओके, उनके पास अब पावर नहीं बची, ठीक है, नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ बोर्ड, ठीक है। देन इट द कंपनी सेड कि यहाँ पे हमने इसको सीज टू सब्सिडरी कर दिया है एंड इसको डी रिकॉग्नाइज करके इसे हमने जॉइंट वेंचर और एज अ एसोसिएट कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग एंट्री में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे मोटा मोटी समझेंगे यहाँ पे सेबी, अब यहाँ पे सेबी ने इसमें क्या ऑर्डर में पूरा मेन मुद्दा क्या है। अब सेबी ने बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू यहाँ पे एनालाइज किया है कि ROHL का जो ट्रीटमेंट था, यानी KSDPL को जो जॉइंट वेंचर मानने का ट्रीटमेंट है वो गलत है। वाई KSDPL टुडे इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ ROHL इवन आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पे सेबी प्रूव करता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसमें बात करते हैं ओवरऑल यहाँ पे चीज़ों की। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है, सो यहाँ पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कंपनी ने बताई है, कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिखी हुई है, इंड एस के अंदर भी लिखी हुई है। सेबी ने दोनों प्रोविजंस को लेके ये प्रूव किया है कि ये कैसे यहाँ पे डायरेक्टर है। ओके, सो यहाँ पे फाइनली सेबी ने क्या बताया है, ठीक है, किन एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे बताया गया है। एक तो पावर ऑफ इन्वेस्टी कंपनी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, एक्सपोजर टू द वेरिएबल रिटर्न्स। वेरिएबल रिटर्न्स क्या होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली, मतलब कंपनी कुछ भी कमा रही हो, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रिटर्न है उस कंपनी से, यू हैव अ एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स, आपका फिक्स पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ROHL है उसको मैनेजमेंट और रॉयल्टी फीस मिलती है, ठीक है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू, सम परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, तो वो एक वेरिएबल पार्ट है। एबिलिटी टू यूज द पावर ओवर इट्स इन्वेस्टिंग कंपनी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न। ओके, तो इन्वेस्टर्स के अगर आप रिटर्न को भी आप मैनेज कर सकते हो या फिर अफेक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस, देन यू आर द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी इंड एस 1110 में, जो कंट्रोल की डेफिनेशन बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आप अपॉइंट कर सकते हो, कंट्रोल द पॉलिसी डिसीजंस, एंड यहाँ पे और भी 2-3 चीज़ें जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैनेजमेंट राइट्स एंड द वोटिंग। तो ये सारी चीज़ें बाय वे ऑफ एनी एग्रीमेंट और वर्च्यू ऑफ एनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल मानते हैं। जब कंट्रोल होता है तो आपका वो सब्सिडरी माना जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बेसिकली फॉलोइंग फैक्टर्स जो है जो कंपनी ने यहाँ पे सेबी ने एनालाइज किए एंड दे हैव कम अक्रॉस कि ROHL का कंट्रोल एंड पावर था अभी भी बोर्ड पे, एंड दे हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज, दे हैव एक्सपोजर टू द वेरिएबल रिटर्न्स एंड यूज द पावर ऑफ KSDPL टू अफेक्ट इट्स रिटर्न्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर अपन देखें कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, सिंस इट्स अ 50-50% JV, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बीच में जो MOU साइन हुआ था, यहाँ पे एक बोला गया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे KSDPL के, उसका चेयरमैन ROHL की तरफ से होगा, ठीक है, यानी रॉयल ऑर्चिड होटल्स की तरफ से होगा, और वो जो चेयरमैन होगा उसको कास्टिंग वोट यानी सेकंड वोट का राइट होगा। मतलब कभी भी आपके मान लीजिए बोर्ड के अंदर अभी जैसे कि 9 जन है, 4-4 की वोटिंग हुई, ठीक है, या फिर 7 जन है, आज की तारीख में 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो 3-3 ने वोट किया, ठीक है, और यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ द बोर्ड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल वोटिंग्स आ रही है, तो अभी भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई अगेंस्ट 3 अगेंस्ट में, 3 यहाँ पे फॉर में है, तो सेकंड वोट यहाँ पे चेयरमैन का होगा, हु कैन डिसाइड। अभी सिंस यहाँ पे चेयरमैन आपका ROHL की तरफ से है, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में यहाँ पे ROHL का कंट्रोल हो गया है, क्योंकि फाइनल डिसीजन अगर कभी भी डिसीजन इक्वल रहते हैं या फिर इक्वल ही यहाँ पे वोटिंग होती है, तो ROHL हैव अ पावर फॉर अ सेकेंड वोटिंग एंड दे कैन मेक अ चेंजेस इन द बोर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला था कि जो चेयरमैन ऑफ ROHL है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर KSDPL के अंदर यहाँ पे ROHL की तरफ से होगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि वो जो चेयरमैन है वो ROHL के अभी करंट CFO भी हैं, और आज की तारीख में भी वो KSDPL के चेयरमैन है। ओके, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैज़ बीन टेकन बाय द सेबी एंड सेट कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन है वो ROHL की तरफ से होगा, और जो चेयरमैन है उसके पास सेकेंड वोटिंग राइट्स होंगे। कंटिन्यूसली यहाँ पे बोला गया है कि जो CFO है ROHL के अमित जायसवाल, वो करंटली और पहले भी यहाँ पे इस बोर्ड के, इस कंपनी के KSDPL के चेयरमैन रह चुके हैं, तो ही हैज़ अ पावर
टू मेक द डिसीजंस एंड चेंजेस द डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पास पावर है। अब यहाँ पे राइट्स टू अपॉइंट अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बात गई है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे पास किया जा सकता है। सिंस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में यहाँ पे 50-50% वोटिंग राइट्स दोनों कंपनी के पास है, बट अ कास्टिंग वोट स्टिल विद द चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आप देखोगे तो दे कैन मेक अनदर चेंजेस, तो दे स्टिल हैव अ एक्स्ट्रा वन वोट, ROHL विल एक्स्ट्रा वोट, ठीक है, इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिसीजंस। तो यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट में भी ROHL के पास एक एक्स्ट्रा राइट है, दे हैव अ राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ जो बोली गई है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यहाँ पे वापस से ना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही लगता है, सिंस इट्स अनलिस्टेड कंपनी एंड इट्स नॉट अ बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटा सकते हो, ठीक है। तो ROHL जिस दिन भी KSDPL जिस दिन भी चाहता तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ला के, जहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सिंस यहाँ पे जो चेयरमैन है उसका कास्टिंग वोट रहेगा, तो ROHL जब भी चाहेगा तो वो उन दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी हटा सकता है। दे कैन रिमूव द डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एनी अदर डायरेक्टर ऑल्सो। सो यहाँ पे वापस राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ KSDPL स्टिल विद द KSDPL। यहाँ पे ये चीज़ को प्रूव किया गया है। ओके, नाउ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज़, तो ये बहुत सिंपल है। देखो अभी आप समझिए KSDPL का मेन बिजनेस क्या था, जो जयपुर का होटल है उसको मैनेज करना। तो यहाँ पे सेबी ने बोला है कि अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द राइट्स है वो यहाँ पे ROHL के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। इवन आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना है, यहाँ पे चेयरमैन को अपॉइंट करना है, होटल ऑपरेशंस को मैनेज करना, आर्किटेक्ट वगैरह, ये सारी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो यहाँ पे स्टिल विद द ROHL है। तांबी ग्रुप के पास है डिसीजन मेकिंग पावर्स, कुछ एक्टिविटीज दे स्टिल कंट्रोल बट दैट आर नॉट मच सिग्निफिकेंट, ओके। बट दिस स्टिल कैन बी ये एक नरेटिव बेस्ड डिसीजन है, तो ये दिस कैन बी चैलेंज्ड, ओके। दिस इज नॉट इवन अ फैक्चुअल डिसीजन, क्योंकि आप देखोगे 16 डिसीजन में से कुछ डिसीजन अभी भी ROHL लेता है और कुछ अभी भी तांबी ग्रुप लेता है। बट यहाँ पे सेबी ने बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस दे आर टेकिंग, ROHL इज टेकिंग, तो दे कैन मेक द हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर इन रेलेवेंट एक्टिविटीज, ओके। तो ये एक उन्होंने फैक्ट प्रूव किया है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि जो ROHL के एम्प्लॉयज़ है वो KSDPL के अच्छे खासे CXOs की पोजीशन पे है, ओके। सो बेसिकली एक तो उनका चेयरमैन है ROHL की तरफ से, हेड ऑफ ऑपरेशंस इज ऑल्सो फ्रॉम द बेसिकली ROHL, ओके। देन देयर इज़ VP एंड देन देयर इज़ अ CFO जो है वो भी ROHL की तरफ से है। देन देयर इज़ अ जनरल मैनेजर जो कि होटल मैनेजर होगा, ठीक है। तो वो भी सब ये जो एम्प्लॉयज़ है ये ROHL के एम्प्लॉयज़ है एंड दिस विल इम्पैक्ट देयर पावर इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने बताया था, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द, यहाँ पे इसमें एक और चीज़ बोली गई है, द फाइनल पॉइंट दे हैव सेड इज एक्सपोजर टू द रिटर्न्स, वेरिएबल रिटर्न। सो वेरिएबल रिटर्न एक तो मैनेजमेंट फीस थी, दूसरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में उनको 5.5% मिलता, और ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट्स पे इन्होंने बोला है कि दे स्टिल हैव दे आर एक्सपोज टू द वेरिएबल रिटर्न्स, ठीक है, एंड इन्वॉल्वमेंट विद द KSDPL। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स के थ्रू सेबी बोल रहा है कि ये कंपनी आज भी सब्सिडरी है, जो कंपनी का ट्रीटमेंट था वो गलत है, ठीक है, एंड that exceptional profit should not be recognized and they should have made a proper accounting, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, फिर यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला है कि जो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक नॉमिनेटेड बाय ROHL था और एक नॉमिनेटेड बाय तांबी ग्रुप था, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में भी वोट किया था कि इसको अपॉइंट नहीं करना है, इसको अपॉइंट नहीं करना है। तो दैट अगेन फैक्ट्स कम्स टू द पॉइंट कि जो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए थे उसमें से एक वापस से ROHL की तरफ से आया था और एक तांबी ग्रुप की तरफ से आया था, तो अगेन वो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड स्टिल विद द ROHL हो गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइनली कंपनी ने सेबी ने बोला है कि रॉन्गली क्लासीफाई है एज एसोसिएट कंपनी विच रिजल्टेड इन द मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ FY22, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बोला गया है। अब इसके कारण जो चीज़ें हुई थी तो मैं आपको इम्पैक्ट बता देता हूँ वापस डिटेल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है इम्पैक्ट, तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले समझाया था कि 26 करोड़ में से 23 करोड़ का एक मेजरमेंट गेन है जो यहाँ पे बुक किया था, ठीक है, और इसके कारण सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ, 167% से आपका FY22 का प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है, विच लेड टू ऑब्वियसली द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने बोला है, तो अगर आप देखोगे सेबी ने बताया है, मान लीजिए
KSDPL अगर सब्सिडरी ही होता, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रिकॉग्निशन होता, यहाँ पे 3.62 करोड़ का ही प्रॉफिट आता वर्सेस 26 करोड़ का प्रॉफिट आया है, ठीक है। और जो डिफरेंस है 23 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने गलत रिकॉग्नाइज किया है, एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज किया है। तो ये ट्रीटमेंट गलत है। आपको अभी भी सब्सिडरी ही मानना चाहिए और आपको 3.62 करोड़ का ही प्रॉफिट शो करना चाहिए। तो ये कंपनी ने यहाँ पे बोला है, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पे सेबी ने बोला है कि यहाँ पे ओवरस्टेट और इन्फ्लेट करने का आपको बेसिकली इसके कारण आपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट और इन्फ्लेट कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट दे हैव कन्वेड इन दिस ऑर्डर, ओके। एंड फाइनली यहाँ पे बोला है कि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन आपकी यहाँ पे नहीं डिपेक्ट होती है विद दिस, ओके। और फिर यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा सेबी ने स्टेप लिया है। तो सेबी ने ये भी चीज़ बोली है कि जब मार्च 22 के रिजल्ट्स आए थे, ठीक है, the prices of the companies have surged from 96 rupees to 267 rupees in short spans of 9-10 months, around 171% का गेन है। यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ बोली है, सेबी ने एक और चीज़ बोली है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट नो इवेंट अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग दैट पीरियड विच कुड कॉज सच पॉजिटिव सेंटिमेंट दैट रिजल्ट इन द प्राइस सर्ज ऑफ 171%। या अपनी सेबी बोल रहा है कि उस ट्रीटमेंट के अलावा कंपनी के बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण 171% से प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाए। इट्स स्टिल अ नैरेटिव बेस्ड जजमेंट, दिस कैन बी चैलेंज्ड, ओके। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ओके। एंड देन यहाँ पे फिर एक और चीज़ जो कंपनी ने बताई है कि कुछ यहाँ पे ROHL के प्रमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग करी है, ठीक है। तो उनका जनवरी 22 से लेकर दिसंबर 22 तक में यहाँ पे करीबन 3-4% से स्टेक कम किया गया है। बट अगर आप देखोगे तो मार्च 22 के जब रिजल्ट्स आए होंगे वो करीबन जून के आसपास आए होंगे, ओके, अप्रैल मई के आसपास आए होंगे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। एंड उनकी ऑफलोडिंग करीबन दिसंबर 22 के आसपास हुई थी, सितंबर के आसपास। तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, ओके। प्राइस तो रिजल्ट के बाद डेफिनेटली सर्ज हुआ होगा, बट स्टिल यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है कि प्रमोटर्स की सेलिंग यहाँ पे केवल इस कारण से हुई है, जस्ट बिकॉज दे हैव इन्फ्लेटेड द प्रॉफिट, ओके। और ये प्रूफ बोलना कि प्रमोटर ने बेचा है, मतलब प्रमोटर को बेचना था इसलिए उन्होंने प्रॉफिट इन्फ्लेट किया, माइट बी रॉन्ग, ओके। सो दिस कैन ऑल्सो बी चैलेंज। दो यहाँ पे सेबी ने अपने डायरेक्शंस में प्रमोटर्स के ऊपर एज सच कुछ नहीं बोला है कि दे विल गोइंग टू क्लॉ बैक द प्रॉफिट्स मेड बाय देम बाय सेलिंग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे CK बालाजी जो कि कंपनी के मेन प्रमोटर हैं, उन्होंने बोला है कि उनकी कुछ पर्सनल नीड्स थी, ठीक है। एक डायरेक्टर ने भी सेल किया था तो उन्होंने भी बताया था कि उनकी कुछ पर्सनल फाइनेंस की नीड थी, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि उन्होंने बोला है, ठीक है। सो दिस वॉज द फाइनल थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यहाँ पे देखोगे तो एलिगेशंस हैं, ठीक है, और वायलेशंस यहाँ पे उनकी डिटेल होती है कि किस किस लॉ में यहाँ पे उन्होंने वायलेट किया है, ठीक है, किस पे क्या क्या चार्जेस है वो भी यहाँ पे बताएगा। बट द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट यू नीड टू चेक द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी, ओके। तो यहाँ पे फाइनली जो सेबी के डायरेक्शंस है वो आपको हमेशा पढ़ने चाहिए। फाइनली ये ऑर्डर तो निकाल दिया, अब सेबी बोल क्या रहा है, तो आपको एक तो स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, आप एक पब्लिक डिस्क्लोजर फाइल करेंगे कंटेनिंग द फाइंडिंग्स ऑफ दिस ऑर्डर, जो कि कंपनी ने कर दिया है, ठीक है। दूसरा, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन द ऑडिट कमेटी, ठीक है, एंड बोर्ड विल रिव्यू द डिसीजंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। बोर्ड अगेन यहाँ पे एक रिव्यू करेगा, वो एक चीज़ बोली गई है। देन यहाँ पे एक और चीज़ जो बोली गई है वो ये है कि यहाँ पे आपको डिटेल चेंजेस बताने हैं FY22 के इसके अंदर फिनेंशियल्स के अंदर, और उसके इम्पैक्ट क्या क्या है विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर, एंड दैट विल बी रिव्यूड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ओके। देन यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि FY23 के जब आप फिनेंशियल्स बनाओगे तो आप इस सेबी के ऑर्डर के आगे इस हिसाब से बनाओगे, विच मीन्स यू नीड टू इनकॉर्पोरेट द डिटेल्स ऑफ द रिविजन चेंजेस मेड टू द कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द FY22, यानी आपको उसको सब्सिडरी बताना पड़ेगा, ठीक है। पुराने प्रॉफिट्स को भी यहाँ पे आपको रिवीजन करके बताना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज व्हाट सेबी हैज सेड कि आपको FY23 के रिजल्ट जब आप डिक्लेयर करने वाले होगे तो आपको बेसिकली उसके अकॉर्डिंग इस सेबी ऑर्डर के अगेंस्ट में बताने इस हिसाब से बताने पड़ेंगे, ओके। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया गया। नाउ कमिंग टू सम एनालिसिस, ये इंटरिम ऑर्डर है, ठीक है, तो इसके कारण डेफिनेटली कंपनी का शेयर प्राइस करीबन 8-9% से गिरा था, ओके। तो दैट हैज़ बीन अ इम्पैक्ट ऑन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंटरिम ऑर्डर है, पहली बात तो ये फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, कंपनी का रिस्पॉन्स बाकी है, ठीक है। एंड व्हाट कंपनी स्टिल हैव, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कंपनी को करने को बोले। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर में बोला था
कि दे आर कंसिडरिंग लीगल ओपिनियन, तो 99% यहाँ पे क्या चांसेस होंगे, दे विल फाइल अ अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक पिटिशन फाइल करेंगे फॉर द गेटिंग दिस ऑर्डर कैंसल्ड। तो सेट में यहाँ पे आप अपील फाइल कर सकते हैं। अगर अपील फाइल करने पे सेट इन कंपनी के फेवर में यहाँ पे डिसीजन देता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे चेंजेस इन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट कंसिडरिंग ओवरऑल फैक्ट, यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि द सेबी हैज़ डन अ राइट थिंग फॉर अ क्लासिफिकेशन। ओके, वो सब्सिडरी को ही मानना चाहिए था, बट वो प्रमोटर सेलिंग और बाकी सबसे लिंक करना इज़ नॉट एट ऑल राइट थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी है। तो ये इट वॉज अ लाइक अ सेबी ऑर्डर, आपको कैसे पढ़ना चाहिए काफ़ी डिटेल में जान लिया है। नाउ विल कम बैक टू द बिजनेस ऑफ ROHL। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इसलिए हम यहाँ पे इस ऑर्डर के बाद अभी ROHL के बिजनेस को भी एक बार देख लेते हैं, क्विकली देखेंगे। यहाँ पे एक नुवामा की रिपोर्ट आई है, उसके थ्रू विल गेट इनटू दैट बिजनेस। इट्स अ इंटरेस्टिंग बिजनेस विच ऑफर्स गुड वैल्यू ऑल्सो कंपेयरिंग टू द पीयर्स, एंड लेट्स सी हाउ द बिजनेस इज। सो यहाँ नुवामा ने जो अभी रिपोर्ट निकाली है 27 मार्च को, बिफोर सेबी ऑर्डर, 92% अपसाइड दिखता है। 2026 उनका CMP था जब रिपोर्ट आई थी। दे आर सीइंग द टारगेट प्राइस ऑफ 433। ओके, सो व्हाट आर द थीसिस बिहाइंड नुवामास का यहाँ पे रिपोर्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो वो बोल रहे डिमांड सप्लाई गैप है, ठीक है, अभी भी इंडिया के मार्केट में। यू ऑल नो कि यहाँ पे होटल सेक्टर के अंदर, टूरिज्म सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। इट हैज़ ग्रॉन अक्रॉस ऑल होटल सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर, एंड देर इज स्टिल अ डिमांड सप्लाई गैप। सो यहाँ पे सप्लाई ऑफ द रूम्स कम है, डिमांड ज़्यादा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण यहाँ पे जो ग्रोथ है रेवेन्यू की, वो एक्सपेक्टेड CAGR ग्रोथ होगी 45% की फ्रॉम FY22 टू FY25। वाई दे आर सीइंग 45% CAGR ग्रोथ? बिकॉज ऑफ एडिशनल रूम्स विच ROHL continuously building new properties, engaging with the new properties. It's not like building the properties, but they are taking the lease of those hotels, or also they are taking management of those hotels. Okay, सो ये लोग क्या करते हैं, इनका एक मेन बिजनेस है असेट लाइट मॉडल, जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ है। किसी की भी मान लीजिए पुरानी प्रॉपर्टी, होटल प्रॉपर्टी है, तो उसको पहले तो थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, दे विल मेक सम सर्टेन चेंजेस एंड कम दैट होटल प्रॉपर्टी को ROHL रॉयल ऑर्चिड के हिसाब से बनाएंगे, देन दे विल मैनेज दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो इसके कारण कंपनी बैलेंस शीट पे कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। दे विल नॉट गोइंग टू डू एनी कैपेक्स और एनी लीज। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ होगी, वो होटल को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए कंपनी को कुछ मैनेजमेंट फीस मिल जाएगी, एंड दे विल मेक देयर प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। ओके, दैट्स द एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, एक लीज होल्ड वाला चल रहा है आजकल। तो उसमें क्या होता है, लीज होल्ड के साथ क्या होता है, कंपनी एक होटल को लेगा, ठीक है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, होटल प्रॉपर्टी है, या फिर एक लीज होल्ड लैंड है, वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो होटल की प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, एंड दैट लैंडलॉर्ड विल गोइंग टू लीज देम, इनको लीज पे दे देगा। तो उसमें क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है, rather than charging lease rentals, he will have a share in the profits of the, or the revenue of the particularly property. Okay, तो बेसिकली अगर आप देखोगे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना, उस तरीके का मॉडल होता है। तो बेसिकली एसेट लाइट मॉडल है इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, विच इज शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रेडिशनल होटल बिजनेस, जहाँ पे होटल एक कंपनी खुद बनाता था, लीज रेंटल, लीज लाइबिलिटीज उसकी बैलेंस शीट पे आती थी, या फिर प्रॉपर्टी को खुद ओन करता था, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस बिजनेस इज पर्टिकुलरली वेरी एक्सपेंडेबल। ठीक है, आप कभी भी किसी भी शहर में एक पर्टिकुलर होटल प्रॉपर्टी को देख के उसका मैनेजमेंट ले सकते हो बाय डूइंग द एग्रीमेंट। ओके, यू कैन ऐड एंड रिड्यूस वेरी सीमलेसली। ठीक है, तो वो एक फ़ायदा होता है, एंड यू कैन ग्रो वेरी फास्टली। ठीक है, आपको कैपेक्स वगैरह में नहीं जाना है, ऑलरेडी बनी बनाई प्रॉपर्टी है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू डू मैनेजमेंट, एंड अपनी एक्सपर्टाइज के थ्रू आप उसको स्केल अप कर सकते हो। तो इट्स अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट ऑक्यूपेंसी, एक तो जो ऑक्यूपेंसी होती है, आपके कितने रूम्स बुक्ड रहते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, एक अच्छा KPI होता है। और दूसरा यहाँ पे एक और बताया, रोबस्ट ARR, तो एवरेज रूम रेंट जो है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे कोविड के टाइम से अभी भी, आज भी अगर आप होटल कोई भी एक अच्छी जगह पे बुक कराने जाते हो ओवर एनी वीकेंड विच इज़ लाइक कमिंग दीज वीकेंड्स, और दिसंबर का वीकेंड, एनी वीकेंड, आपको रेंटल रेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो कंपनी कर रही है लगातार, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन हाई मार्जिन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे इनका मार्जिन ज़्यादा हो। तो ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में काफ़ी अच्छे मार्जिन होते हैं। ठीक है, इट्स नियर टू अराउंड 45% काइंड ऑफ मार्जिन, तो दे विल मेक अ गुड ग्रोथ।
बैलेंस शीट वगैरह आपकी स्ट्रांग रहेगी एंड दिस विल गोइंग टू आपका जो नेट डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो है वो काफ़ी सुधर जाएगा. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय नुवामा. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू जो है 430 करोड़ हो जाएगा फ्रॉम 139 करोड़. तो व्हाट इज दैट इज व्हाट नुवामा इज एक्सपेक्टिंग. दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 2600 रूम्स. ठीक है, तो करंट कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा. इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 72% हो जाएगी फ्रॉम 57 एंड लाइक अभी करीबन 68% चल रहा है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है. EBITDA मार्जिन विल गोइंग टू एक्सपैंड टू 28%, विच इज स्टिल लोअर देन फ्यू ऑफ द होटल सेक्टर कंपनीज लाइक लेमन ट्री के अंदर 45% के आसपास का कुछ EBITDA मार्जिन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, वो अपन पीयर कंपैरिजन में देखेंगे. तो EBITDA मार्जिन यहाँ पे एक्सपेंड होने की यहाँ पे उम्मीद है और कैश फ्लोज वगैरह बेटर रहेंगे. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी भी आपको फिनेंशियल्स के अंदर ये देखना है कि फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप ये देखिए कि कन्वर्जन ऑफ पैट एंड EBITDA टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है. आप जितना पैट और EBITDA कमा रहे हो उसका कितना कन्वर्जन होता है. तो जनरल ये माना जाता है कि आपका एटलीस्ट 80% ऑफ द प्रॉफिट आपका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट होना चाहिए और EBITDA के लिए बोला जाता है कि 60% के आसपास होना चाहिए. ओके, तो इफ़ यू सी दिस फैक्टर 80% ऑफ द EBITDA विल कम्स टू द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके, विच विल रिजल्ट इन गुड कैश फ्लो. इसलिए कंपनी गुड डिविडेंड दे पाती है एंड इट विल हैव अ गुड 75% कन्वर्जन है ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फ्री कैश फ्लो में, which can be used for the capex or further expansion and all those things, deleveraging वगैरह. तो that is going to aid the company's financial growth. तो इससे आपको एक और चीज़ पता चलती है कि financially यहाँ पे कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया है. ठीक है, ओवरऑल द बिजनेस लुक्स वेरी फाइन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. तो ये बिजनेस स्ट्रक्चर है. इनकी 49 लोकेशंस में है, साउथ वेस्ट नॉर्थ में इनका फोकस है. 75 होटल्स है. 4805 रूम्स है करंटली यहाँ पे पोर्टफोलियो में, जिसमें से 5 स्टार होटल ज़्यादा है एंड 4 स्टार होटल सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो हेरिटेज, बजट, स्टार, हर तरह के एंड इवन सर्विस अपार्टमेंट्स भी ये लोग मैनेज करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द लाइक हाउ द पोर्टफोलियो लुक्स लाइक. ठीक है, तो की पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से दो मोस्टली जो 5 स्टार होटल्स है वो इनके ओन्ड है. फिर जो 4 स्टार होटल्स है वो मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेज्ड के अंदर आ रहे हैं. दिस इज द मेजर चंक ऑफ द रूम्स दे हैव. ठीक है, एंड मैनेज्ड और जेवी वाले जो है ना, जॉइंट वेंचर वाले, ये लोग ज़्यादा करने वाले गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें. ओन्ड वाला जो है ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और लीज वाला भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जिसमें लाइबिलिटीज कंपनी की बैलेंस शीट पे आती है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू दे विल गोइंग टू अवॉइड एंड दिस इज अ हाई मार्जिन बिजनेस एंड एसेट लाइट मॉडल विच द कंपनी इज गोइंग टू फोकस ऑन. ठीक है, तो ये रूम इन्वेंट्री बिल्डअप है जो बताया गया कैसे रूम इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, तो इस तरीके से दिखाया गया है. सो दैट इज वन. लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बोली है कि इट ट्रेड्स एट अ हैवी डिस्काउंट टू इट्स पीयर्स. इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट अ 70% डिस्काउंट टू द पीयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक है, तो मार्जिन ऑफ लाइन्स है यहाँ पे. आप देखोगे तो इंडियन होटल्स हमेशा एक प्रीमियम पे ट्रेड हुआ है. ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो 1 ईयर फॉरवर्ड EV टू EBITDA रेशो, क्योंकि ये होटल बिजनेस होता है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज लॉस में होती है, तो EV EBITDA रेशो आपको इंपॉर्टेंट है देखने के लिए. तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक EBITDA रेशो है. ठीक है, तो विच गुड ऑफर्स अ गुड यहाँ पे इनसाइट. तो अगर अपन देखेंगे EBITDA मार्जिन, अब ये पीयर कंपैरिजन है, तो अगर आप देखोगे ROHL के जो मार्जिन है लीस्ट है इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे वैल्यूएशन कम है. ठीक है, और EV EBITDA जो रेशो है, PE रेशो भी अगर आप देखते हो तो 7.3 का है, बाकी सबका बहुत ज़्यादा है. ये ज़्यादा इसलिए भी दिखेगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी अभी प्रॉफिट में आई थी. ओके, EV EBITDA रेशो इज बेटर रेशो विच विल गोइंग टू गिव अस गुड थिंग. तो यहाँ पे 4.5 पे अपन ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो IH जो है इंडियन होटल्स 20 के EV EBITDA पे है जो कि हाईएस्ट है. 12 है लेमन ट्री का, 13 है चैलेट का. सो यहाँ पे अभी भी हेडरूम है वैल्यूएशंस में. एंड वही यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि जो वैल्यूएशंस हैं गैप कम हो जाएगा धीरे धीरे, सिंस द मोर कंपनी इज गोइंग टू बी प्रोफेशनलाइज स्ट्रीमलाइन इट्स बिजनेस. तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन गैप है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड ये सारे फैक्टर्स है इवैल्यूएशंस के जो उन्होंने कंसिडर किए हैं. ठीक है, सो समराइजिंग एवरीथिंग व्हाट वी हैव सीन इन द वीडियो, अभी भी एक इंटरिम ऑर्डर है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट KPI वी नीड टू ट्रैक इज कंपनी स्टैंड्स ऑन इट. ठीक है, सैट में एप्लीकेशन फाइल होती है या नहीं होती है वो देखना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. जितना जल्दी होगा उतना कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा. सैट में एप्लीकेशन फाइल होना और सैट का ऑर्डर कंपनी के फेवर में देना इज अनदर पॉइंट. सैट ऑर्डर इज अनदर पॉइंट वी नीड टू ट्रैक नाउ. ठीक है, देन
कंपनी के जब फिनेंशियल्स आएंगे Q4 रिजल्ट, उसके अंदर क्या कमेंट्री आती है, कौन कॉल के अंदर कंपनी क्या बोलता है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं है, जो कि कंपनी ने भी ऑलरेडी बोला था। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे कंपनी लगातार इस ऑर्डर के बाद भी यहाँ पे कंपनी ने एक दो अनाउंसमेंट करी थी, दे हैव एडेड न्यू प्रॉपर्टीज इन वेस्ट बंगाल एंड अदर प्लेसेस, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट या ये जो सेबी का ऑर्डर है और ये जब इन्वेस्टिगेशन अभी भी चलेगी, इट्स नॉट दैट मच ईजी कि एकदम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। दैट विल गोइंग टू बी एन ओवरहैंग ओवर द कंपनी, ठीक है। हाउ द कंपनी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर सेबी ऑर्डर इन इट्स फिनेंशियल, अगर वो चीज़ें को कर देगा तो थोड़ा FY22 के फिनेंशियल्स में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, बट नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट FY23 के फिनेंशियल्स, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ऑल्सो अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया कंपनी ने बाकी क्वार्टर्स में, तो कोई भी तरह का एक्सेप्शनल प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, सो वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। ओवरऑल गोइंग कंपनी के FY23 फिनेंशियल्स पे नहीं आएगा प्रॉब्लम। एंड दिस पर्टिकुलरली इवेंट विच हैज़ बीन एडवर्स इवेंट टू द कंपनी ऑफर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर एंड राइड इट ऑन इट, ओके। ऑब्वियसली कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है, बट यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए, ओके। सो 1 साल 6-7 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें भी सेट हो जाएगी। एंड यहाँ पे कंपनी गाइडेंस किस तरीके से देती है, यहाँ पे अब मैनेजमेंट इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चन आएगा, बिकॉज सिंस मैनेजमेंट हैज़ बीन क्वेश्चन बाय द सेबी एंड हाउ कंपनी इज गोइंग टू मेक गाइडेंस, ठीक है। कंपनी गाइडेंस किस तरीके की दे रही है और किस तरीके से कंपनी उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट रहता है। गाइडेंस को अगर आप मीट कर पाओगे ओवरऑल एंड आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे, तो कंपनी विल गोइंग टू डू वेल गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर एन ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर ट्विटर हैंडल where we put a lot of analysis on the corporate governance part, okay, and got featured into multiple media houses for covering a lot of frauds and corporate governance issues. If you like this video, please subscribe to our channel and join Telegram and Twitter. Thank you so much.